हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल चैप्टर जो कि हमारा क्लास 12th के लिए होगा। और हम इसमें देखने वाले हैं कि चैप्टर का नाम आप देख सकते हैं कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। यानी हम आज समझने वाले हैं बेटा कि माइक्रोब जो होता है वो माइक्रोब्स कैसे ह्यूमन के वेलफेयर के लिए, ह्यूमंस के अच्छाई के लिए कैसे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, आज हम वो समझेंगे। अभी तक आपने ये देखा होगा कि सर कोई भी जो माइक्रोब होता है ये हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल होता है, बट क्या आपने कभी ये देखा कि नहीं, जो चीज़ जितना हार्मफुल होता है उसका कुछ अंश हमारे लिए उतना ही भी लाभदायक होता है। जैसे मैंने कहा कि पानी कितना ही गंदा क्यों ना हो, आखिरकार आग बुझाने के लिए तो काम आ ही जाता है। क्या मामला कुछ समझ में आ रहा है? ठीक उसी तरह से माना कि माइक्रोब्स हमें बहुत सारे रोग कर सकते हैं। आपको देखिए, टाइफाइड कर दें, निमोनिया कर दें, हैजा कर दें, वायरल डिजीज़ कर दें, लेकिन ये सब करने के बावजूद भी अगर माइक्रोब ना हो तो शायद हम लोग भी सर्वाइव ना कर पाएँ। क्योंकि आज जितनी भी चीज़ें आप डेयरी जैसी चीज़ों को, डेयरी जैसी सामग्रियों को खाते हो, या कह लीजिए कि आप जितनी भी, जैसे आप कहते हो ना ब्रेड खाते हो, ये सब कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें भी माइक्रोब्स के द्वारा ही फर्मेंटेट करके बनाया जाता है। अब सवाल ये है कि सर आखिरकार जब माइक्रोब इतने ही इम्पॉर्टेंट हैं तो क्या माइक्रोब्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा साइज में दिखने वाले होते हैं या साइज में छोटे होते हैं? तो ऑफ कोर्स ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। खास तौर पे बैक्टीरिया एंड फंजाई, ये ऐसी चीज़ें होती हैं बेटा जिसको आप न्यूट्रिटिव मीडियम में यानी कल्चर मीडियम में वी कैन ग्रो एंड बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं, जितने अमाउंट में जो माइक्रोब्स, जो बैक्टीरिया, जो फंगस हम चाहते हैं, वाट एवर इज डिज़ायर, हम उस चीज़ों को बहुत ही ईजिली तरीके से क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। तो आप सोचिए, एक होता है कि नेचर में वो खुदे मिले हमको, यानी वो ऑटोनोमस होने चाहिए, अपने आप मिले। एक होता है कि नहीं, हम नेचर के बनाए हुई उस ढांचे में हस्तक्षेप करेंगे और डिस्टर्ब करके हम वो चीज़ें डेवलप करेंगे, जितनी अमाउंट में हम डेवलप करेंगे जो हमें आवश्यकताएं हमारी जितनी भी होंगी। तो अब सवाल ये है कि आइए हम बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को साथ में लेकर चलेंगे। देखिए, इस चैप्टर में मैंने आपको बताया, मैंने बहुत पहले भी अभी भी आपको बताया भी होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ बेटा आपको समझना ये है कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको ज़्यादा तरीके से हमको क्या करना है, क्लियर करना है। ठीक है, अब समझ लेते हैं। आखिरकार माइक्रोब्स को तो आपने देखा कि हम माइक्रोब्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं। अब यहाँ पे दोस्त हम ये समझने वाले हैं कि उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको समझ में आ जाए तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। आइए देख लेते हैं इसमें। देखिए, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे इस चैप्टर में बेटा, इसमें आपको बहुत सिंपल फंडे में बस ये बताना है कि ये हमारे लिए क्या होते हैं। देखो, सिंपल बताइए कि सर जो माइक्रोब्स होते हैं ये बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं, ठीक है ना। कहाँ पे ये पाए जाते हैं? ये वर्ल्ड वाइड होते हैं, अर्थात हर एक जगह पर ये मौजूद होते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज़ और समझिएगा दोस्तों, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये एक मेजर पार्ट है, ये एक मेजर पार्ट है किसके? बायोलॉजिकल हमारे लिए जो सिस्टम है उस बायोलॉजिकल सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे लिए होता है। अब सवाल ये है कि सर बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए अगर माइक्रोब इतना ही ज़रूरी है तो क्यों ना हम कोई चीज़ बाज़ार से, मार्केट से परचेज ही ना करें, हम सब की सब चीज़ें माइक्रोब से ही तैयार कर लें। हाँ, हो सकता है, लेकिन हाँ उतना नहीं हो पाएगा जितना आप सोच रहे हैं। अगर माइक्रोब से डेवलप होना होता तो फिर शायद मुझे लगता है दुकानें सब बंद हो जाती अपनी, है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखना कि ये इतना इंपॉर्टेंट है। आगे समझेंगे इसमें जो फंडा इसका मेन है, क्या कहता है इसमें, देखो फिर बताएंगे बेटा। खास तौर पे ये जो इसमें किंगडम मोनेरा वाले होते हैं, जो किंगडम मोनेरा हो या हम कह देते हैं प्रोटिस्टा वाले होते हैं, ध्यान रखना। ये ज़्यादातर बेटा हमारे कैसे होते हैं, ये यूनिसेलुलर होता है। लेकिन सवाल ये है कि सर क्या कोई यूनिसेलुलर, जैसे एक फंजाई है, मैं आपको बताऊं, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, इसमें मैं आपको यहाँ से लिख देता हूँ। देखो इसमें बेटा हम इसमें समझेंगे कि कुछ ऐसे यूनिसेलुलर ही होगा। एक ईस्ट फंजाई, मतलब फंजाई ही है, उस फंजाई का नाम है, देखो उस फंजाई का नाम है यूनिसेलुलर है। और यूनिसेलुलर में कौन है बाबू? तो बताइए ईस्ट।
ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं बेटा। कुछ अवस्थाओं में तो प्लांट और एनिमल भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ये भी ध्यान से समझिए। कुछ अवस्थाओं में, इन सम कंडीशन में प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना, एंड एनिमल्स ये भी कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। सवाल समझ में आई बात यहाँ पर? तो ये चीज़ें इसमें समझना है। अभी देखेंगे आप वायरस है, वायरॉइड है, प्रियॉन्स है, ऑल दीज थिंग केम अंडर द माइक्रोस्कोपिक। देखो यहाँ लिख लो ये भी पॉइंट, चाहे वो वायरस हो बेटा, चाहे वो वायरॉइड्स हो, चाहे वो प्रियॉन्स, है ना, ये सब बेटा किस में आते हैं, माइक्रोस्कोपिक इन नेचर, इस नेचर में आ जाते हैं। सही ये बात? चलिए अब इसमें आगे समझेंगे हम लोग, है ना। एक इसमें एक चीज़ और समझ लीजिए बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट, अभी जो मैंने आपसे बताया था लिख लीजिए इसको भी। देखो बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया और जो फंजाई होते हैं, फंजाई, ये ध्यान रखना स्पेशली ये कॉस्मोपॉलिटन होते ही होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन उसे कहते हैं बेटा जो सब जगह पाए जाते हो, ठीक है ना। और इनको खास तौर पे हम लोग ग्रो करा सकते हैं कहाँ पर, कल्चर मीडियम में, कल्चर या इसी को न्यूट्रिटिव मीडियम में हम इसको क्या कर सकते हैं, ग्रो करा सकते हैं। तो फ़ायदा है कि नहीं है? थोड़ा सा न्यूट्रिशन दीजिए जितना उनको एक उस अवस्था में चाहिए ग्रो करने के लिए, जो नेचुरल में उनको मिलता है वो सारी व्यवस्थाएं हम लोग दे देंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या होंगे, ग्रो कर जाएंगे। बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। जैसे मैं अगर याद रखना, जब भी ग्रो करेगा तो एक कॉलोनी के फॉर्मेट में आ जाएगा बेटा। किस फॉर्मेट में आ गई है? ये कॉलोनीज के फॉर्मेट में आ जाते हैं। तो ये हमारे लिए है कि एक चाहो या एक से अनेक चाहिए आपको तो भी ग्रो करा सकते हैं अकॉर्डिंग टू। जैसे मैं अगर एक एग्जाम्पल को थ्रू समझाऊं, जैसे देखो एक अगर मैं सिंगल बैक्टीरिया लेता हूं, ठीक है ना, सिंगल बैक्टीरिया जो कि इनविजिबल है, जो दिखाई ना पड़े। अगर तुम बेटा क्या करो, इसको ज़्यादा मत छोड़ो, इसको बस तुम 8 से 10 घंटा छोड़ दो, 8 से 10 घंटा छोड़ो, यही बैक्टीरिया आपको दिखाई पड़ेगा कितने अमाउंट में, लगभग 10 का पावर 6 से लेकर 10 का पावर 7। इतने ज़्यादा बैक्टीरिया बेटा हमको इतने कम समय में बहुत ही क्लियरली यहाँ पर ये विजिबल हो जाते हैं। तो सोच सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो इनविजिबल था, अब सोचिए ये इनविजिबल वाला चीज़ विजिबल हो गया, क्योंकि एक छोटा सा दाना ये है, ये हो सकता है दिखाई ना पड़े, लेकिन जरा इसको रेप्लिकेट कर दीजिए, इतना बढ़ा दीजिए इसे से, तो ये दिखाई पड़ेगा। बशर्ते आपको न्यूट्रिशन देना है, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, आपको समय खर्च करना पड़ेगा, आप चीज़ों को अपडेट कर सकते हैं। तो यानी माइक्रोब्स कितने भी छोटे क्यों ना हो, न्यूट्रिटिव मीडियम में डालने के बाद हम उसकी संख्या को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और जितना चाहिए उतना हम उसको ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों फ्रेंड जो होते हैं हमारे लिए फ्रेंड होते हैं, लेकिन फो भी होते हैं, दुश्मन भी होते हैं। मैं बताने वाला हूँ इस बात को। देखो हमारे लिए माइक्रोब दोस्त क्या है, एक फ्रेंड है, एक फ्रेंड होते हैं, ठीक है ना, और साथ ही साथ क्या है, ये फो होते हैं, यानी इनिमी कहते हैं। समझ में आई बात? क्योंकि ये हमें डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, इसलिए दुश्मन है, क्योंकि हमें क्या कर सकते हैं, ये डिजीज़ कॉज कर सकते हैं भाई। जैसे डिजीज़ कॉज करने में अगर पूछा जाएगा कि कुछ ऑर्गेनिज्म है, जैसे एक स्पीसीज है बेटा, मैं नाम ले लेता हूँ यहीं पर, एडिनो वायरस, ये एक डिजीज़ कॉज करता है, रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। और दोस्तों ये रिस्पायरेटरी सिंड्रोम किस में होगा, प्लांट में होगा, एनिमल में होगा, किस में होगा ये, तो रिस्पायरेटरी सिंड्रोम इन एनिमल्स। ध्यान रखिएगा ये चीज़ें होती हैं। बाकी तो बेनिफिशियल हमारे लिए है ही है, बाकी तो माइक्रोब ताऊ तो हमारे लिए बेनिफिट करेंगे, हमें तो फ़ायदा देने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर एडेनो वायरस जैसी चीज़ें होती हैं, ये एनिमल्स के बॉडी में सांस लेने में तकलीफ़ पैदा कर देती हैं, तो वहाँ दुश्मन बन जाता है। एक ओवरऑल मुझे लगता है कि माइक्रोब्स के बारे में एक छोटी छोटी बातें मैंने आपको हल्की फुल्की सिखाने की कोशिश की। अब हम समझेंगे कि आखिर अब ये बेनिफिट कैसे है, उसके लिए हम समझने वाले हैं कि कैसे ये हाउस होल्ड में पहले काम आते हैं, घर में दही दूध बनाने में कैसे इस्तेमाल किया जाता है उसको बताता हूँ। लेकिन पहले स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब हम बताएंगे आपको दोस्त कि माइक्रोब्स कैसे हमारे लिए घर में इस्तेमाल किए जाते हैं। आप जानते हैं कि आज आप दही खाते हो, मज़ा आता है, ये आप नहीं खा पाते अगर उसमें कुछ स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया ना पाए जाते तो। जैसे लैक्टोबैसिलस, क्या होता है बेटा ये, जैसे कि लैक्टोबैसिलस, और इसी में बहुत सारे ऐसे लैक्टिक एसिड
बैक्टीरिया भी होते हैं। याद करिएगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में समझाऊंगा। इसी का फुल फॉर्म होता है LAB। LAB ये दोस्त क्या होते हैं, लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये दो ऐसे महान बैक्टीरिया होते हैं जो हमें क्या करते हैं, हमें मिल्क से क्या बनाते हैं, कर्ड तैयार करते हैं। अब ये जानना है। अब दोस्तों जो कर्ड होता है ना, इस कर्ड की सबसे बड़ी खूबी क्या होती है, इस कर्ड को हम लोग यूज़ करते हैं कहाँ पर, जब हमको दूध से दही बनाना हो तो सबसे पहले उस दूध में हम लोग एक स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं, स्टार्टर, या इसी को इनोकुलम कहते हैं। याद रखिएगा ये कर्ड में है। तो कर्ड में अगर आपसे ये पूछा जाएगा तो कर्ड में हमको क्या मिलाना है, एक स्टार्टर। हम कर्ड को यूज़ करते हैं एज अ स्टार्टर या इनोकुलम। कहाँ पर यूज़ करते हैं, ये मिल्क में डाल देते हैं। जब तुम मिल्क में डालोगे तो ये धीरे धीरे दोस्त इसको पूरे के पूरे चेंज करने का काम करेंगे। यानी इनिशियली जैसे ऐड करोगे दोस्तों इसमें आप स्टार्टर के रूप में ये इनोकुलम आप देखेंगे। याद रखिएगा कि एक चम्मच अगर आप LAB ले लीजिए, यानी सॉरी एक चम्मच अगर आप कर्ड लिए हैं तो उसमें ध्यान रखिएगा मिलियंस ऑफ LAB मौजूद है। आप सोचिए एक चम्मच दही खाते हो, कहते हो पेट के लिए अच्छा होता है। पेट के लिए अच्छा काहे को ना हो भाई, उस एक चम्मच दही में मिलियन ऑफ बैक्टीरिया मौजूद है LAB, जो पेट में जाके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो ये मिलियन ऑफ LAB मौजूद हो गया। ये जाएगा स्टार्टर के रूप में होगा, पूरे दूध को इनिशियली क्या पार्सली उसको डाइजेस्ट करेगा। पार्सली क्या करेगा, उसको काउलेट पहले तो करेगा। ये पार्सली उसको कागुलेट करेगा। एंड साथ ही साथ ये आपको समझना है दोस्तों कि जो मिल्क के अंदर जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन को भी ये धीरे धीरे पार्सली डाइजेस्ट करने का काम करेगा, जिसका नाम क्या होता है, कैसिन कहा जाता है। तो कैसिन एक ऐसा प्रोटीन होता है बाबू जो कहाँ पर मौजूद होता है, उस दूध में है। उसी दूध के अंदर पाए जाने वाले प्रोटीन कैसिन को ये बैक्टीरिया जा करके पार्सली डाइजेस्ट करता है और बाद में इसको कोगुलेट करता है, जमा देता है। और जमाने के बाद पूरा का पूरा जो दूध होता है बेटा, ये हमारा चेंज हो जाता है किसमें, जो हमको चाहिए होता है। क्या यहाँ तक दिख रहा है किसी दिक्कत को, बच्चे को देखो, कोई दिक्कत नहीं। देखो एक चीज़ इसमें और समझ लीजिएगा, जो LAB होता है ना, इस LAB की बेटे अंदर एक खास बात होती है। इसके अंदर क्या होता है, एक होता है विटामिन B12 होता है। विटामिन B12 दोस्तों जब किसी चीज़ में होता है तो ये हमारे स्टमक में आने वाले जो डिजीज़ काजिंग बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रोब्स, उसको मार देता है, चेक कर रोक देता है फाइनली। तो ये हमारे शरीर में क्या करता है, ये चेक करता है, ये चेक डिजीज़ काजिंग माइक्रोब्स कहाँ पे, इन स्टमक। तो स्टमक में ये सब चीज़ों को क्या कहता है, फाइनली रोक देने का काम करता है। ये बात समझ में आई। एक चीज़ में और समझिए भाई, लगे हाथ देखो, एक होता है ल्यूकोनोस्टॉक एंड यहीं पर लगाइए इसमें लैक्टोबैसिलस। ये दोस्तों ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो प्रिपेयर किए जाते हैं, इनसे जो प्रिपेयर करवाते हैं। क्या प्रिपेयर करवाते हैं, जो डग होता है, या डॉग फॉर इडली है ना, एंड डोसा भी लगा हुआ। यानी आपको इडली और डोसा बनाना है तो उस डॉग को ये प्रिपेयर करते हैं ये बैक्टीरिया मिल करके, और इन्हीं बैक्टीरिया के प्रिपरेशन से उसको फर्मेंट कर देते हैं, तोड़ फाड़ देता है, जिससे इडली और डोसा बनाना हमारे लिए क्या हो जाता है, काफ़ी ईजी हो जाता है। तो अगर आपको आज से जाने केगा इडली डोसा खाने का मन है तो जान लीजिए जो उसका आटा बनाया जाता है उस आटे में इन भाई लोगों का बड़ा योगदान होता है। ये सब इस्तेमाल करते हैं और फाइनली इनको फर्मेंटेट, यहाँ लिख लो फर्मेंटेशन प्रोसेस भी इसका, ये फर्मेंटेटिव हो जाते हैं, फर्मेंटेटिव बना देते हैं। फाइनली आप देखेंगे तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। एक और ध्यान से समझिएगा, यहीं पर लगे हाथ समझाई देता हूँ। देखो अगर आपको दोस्तों यहाँ पर, अच्छा एक चलो इसको रहने दो, विवाद मत। देखो अगर आपको वेकर्स का इस्तेमाल कर, ईस्ट में दोस्तों एक होता है कौन है, हाँ सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी है ना, सेरेविसी। ये ध्यान रखना, ये भी बनाते हैं, ये भी डक को ही बनाते हैं, लेकिन ये डक को प्रिपेयर करते हैं बेटा किस लिए करते हैं, फॉर द ब्रेड के लिए। ये ब्रेड बनाने के लिए डक को आटे को बढ़िया से काम करते हैं। जो आप देखेंगे ये पफ्ड अपीरियंट हो जाते हैं, पफ्ड अपीरियंस, यानी पफ्ड की तरफ फूल जाते हैं। वो तब उसमें निकलता क्या होगा, लिबरेशन किस बात का, वो CO2 का लिबरेशन होता है जिससे फूल जाता है वो पफ्ड। यानी इसमें से
CO2 खूब मात्रा में दन 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 निकलना शुरू करता है। एक होता है नेक्स्ट, मैं आपको बताता चल रहा हूँ, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शारमेनी, है ना। ये ध्यान रखना, ये सब बैक्टीरिया होते हैं बेटा जो क्या बनाते हैं, ये लोग स्विस पनीर बनाते हैं, स्विस पीस बनाते हैं, या स्विस चीज़ बनाने में इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये ध्यान रखना है। तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें इस का नाम बैक्टीरिया का याद करना पड़ेगा आपको, प्रोपियोनियो बैक्टीरियम शारमेनी कहा जाता है। और इसी में दोस्तों ये बैक्टीरिया आप देखेंगे पनीर में बड़े बड़े होल होते हैं, गड्ढे टाइप के, तो पूछते हो ना तो देखते हो दांत उसमें धंस जाता है, तो गड्ढे होते हैं, उस गड्ढे में निकलता क्या होगा, तो ये ध्यान रखना, लार्ज अमाउंट में यहाँ से क्या निकलता है, CO2 निकलता है। और इसी CO2 को निकलने से गैप बन जाता है, गड्ढा बन जाता है, उस गड्ढे को ही हम देखते हैं पफ्ड अपीयरेंस के नाम से जानते हैं। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत आ रही है तो हमको तुरंत बताए भाई, दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो मैंने आपको पनीर या इडली या डोसा या ब्रेड या वेकर का सामग्री कुछ भी बनाना है, कौन कौन से उसमें माइक्रोब्स इस्तेमाल किया जाता है, कितना फ़ायदा है बताओ। ये सब ना होता तो कहाँ इडली डोसा खाते बाबू, जो जाके किसी स्टॉल पे खड़े हो जाते, भैया तो 2 इडली बनाओ, वो ना कर पाते, पनीर 5 किलो दे दो, ना ले पाते। सब चीज़ें ध्यान रखिए, ये हमारे इसी माइक्रोब्स का है योगदान इसमें। सो दिस इज द होल कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस माइक्रोब विच आर द यूजफुल फॉर अस। सो वी कैन नॉट से दैट ऑल द माइक्रोब्स इज द हार्मफुल फॉर अस। ये बात मुझे लगता है कि इस बात से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे इसमें एक बात और बताएंगे। देखो भाई, अब होता क्या कि इन लोगों में डिफरेंट वेराइटीज़ होती है ना, थोड़ा सा अगर मैं इसमें डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ चीज़, यानी उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं बेटा पनीर के, क्या होते हैं, सबके अलग होते हैं ना, इसको इस्तेमाल करते हैं। कैरेक्टर्स उनके अलग होंगे, फ्लेवर इनके देखेंगे तो आपको फ्लेवर अलग हो जाएगा, इनके टेस्ट कैसे होते हैं ये भी अलग हो जाते हैं, और उनके अंदर का जो टेक्सचर होता है ये भी सब क्या होता है, डिफरेंट है। ऐसा तो नहीं कि सारा दुनिया का सब पनीर एक जैसा होता है, नहीं, उसमें अंतर होता है। किस आधार पर अंतर होता है, उनका कैरेक्टर कैसा है, उनका फ्लेवर कैसा, टेस्ट कैसा, उनका टेक्सचर कैसा है, ये सब चीज़ें हमें अंतर करने का काम करता है। इस आधार पर ये डिपेंड करता है कि हाँ ये कैसे बना है, तो ये माइक्रोब्स पर डिपेंड करता है, कौन सा माइक्रोब्स इसमें यूज़ किया गया है, उस माइक्रोब्स के आधार पर हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। बात सही है? चलो आगे समझेंगे। अब हम इसमें एक स्पेशल टाइप का नाम और लेंगे आपके सामने। एक नाम है बेटा इसमें रॉकीफोर्ट चीज़। रॉकीफोर्ट चीज़ ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, है ना। ये भाई लोग क्या करते हैं दोस्त, ये भी एक प्रकार से ऐसा चीज़ होता है जो किससे बनता है, एक नाम है उसका पेनिसिलियम रॉकीफोर्ट, है ना, इसी से बनाया जाता है क्या, ये फंजाई है। तो ये ध्यान रखिएगा, एक फंजाई है पेनिसिलियम रॉटीफोर्टी, ये फंजाई है जिससे रॉटीक्वट नाम के चीज़ को बनाने में हमें मदद मिल जाता है। ये ध्यान रखना। एक होता है कम्बर्ड फंजाई, एक कम्बर्ड चीज़ समझ लीजिए, क्या होता है इसका नाम देखो, एक होता बेटा कम्बर्ड चीज़ कहते हैं ना, ये किससे बनाएगा, उसको कम्बर्ड चीज़ को भी समझ लीजिए इसी समय। ये भी बनाया जाता है पेनिसिलियम, ये शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, पेनिसिलियम कम्बर्टी, पेनिसिलियम कम्बर्टी। बेटा ये भी एक फंजाई है, ध्यान रखना कितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। ये सब देख लीजिए इंपॉर्टेंट हमारे लिए कितने भाई। एक होता टैडी बनाते हैं, देखो टैडी, ये हमारे साउथ इंडिया में लोग उसको ट्रेडिशनल ड्रिंक के रूप में जानते हैं। तो देखिए ट्रेडिशनल ड्रिंक खाना खाने की वजह से हम लोग पंजाब हरियाणा में जाते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है, एक गिलास लस्सी। वहाँ जब आप साउथ में जाते हो तो खाना पीने के बाद एक गिलास तुमको मिलती है टैडी, उस टैडी को पीते हो। वो टैडी हमारा क्या होता है, एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है, एक ट्रेडिशनल ड्रिंक होता है वहाँ का, कहाँ पर, साउथ इंडिया का, है ना। जैसे कैसे बनता है ये, फर्मेंटिंग या फर्मेंटेड जो होता है, ऐसे लिखो, फर्मेंटेड पाम के द्वारा बनाया जाता है, फर्मेंटेड पाम सेब के द्वारा बनाया जाता है। वहाँ पे तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि लोग इस्तेमाल करते हैं फ़िश वगैरह को, ये भी ध्यान रखिएगा। फ़िश है, सोयाबीन है ना, फ़िश का, सोयाबीन का, फ़िश हो गया, सोयाबीन हो गया, बाम्बो हो गया। सोचिए इन सबको ये लोग फर्मेंट करके बना देते हैं।
तो ये सब फर्मेंट करके लोग खाते भी हैं। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलता है, ऐसे ऐसे जगहों पे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने कैसे घर में इस्तेमाल करते हैं माइक्रोव का, ये एग्जाम्पल आपको चीज़ों को अच्छे लेवल पर ये सिखा सकता है। हालांकि हम लोग इसके लिए जानते हैं, जब ये बनाया जाता है पूरा का पूरा दोस्त, तो हम लोग एक बहुत बड़ा बर्तन लेते हैं जिसको फर्मेंटर कहा जाता है। उस फर्मेंटर में हज़ारों लीटर तक इसको प्रिपेयर कर सकते हैं हम, जितना चाहिए उतने अमाउंट में। ये इसमें टन पावर होती है। तो ये कहीं ना कहीं आपने सिर्फ अभी ये सीखा कि किस तरह से हमें यूज़ करते हैं। अब हम समझेंगे कि कैसे माइक्रोब्स को इंडस्ट्री लेवल पर हम उतार सकते हैं, वो अपने बेनिफिट के लिए, चाहे पेनिसिलियम बनाना हो, चाहे वैक्सीन बनाना हो, चाहे मेडिकल वाली कोई दवाइयाँ तैयार करनी हो, वो बनाने के लिए हम कौन से माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं, आइए उसको समझते हैं। बट पहले स्क्रीनशॉट ले लें। चलो भैया, अब आगे इसमें हम देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें ही समझना है आपको। देखो, जैसे इसमें माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री प्रोडक्ट, जब आप इंडस्ट्री लेवल पर जाते हो तो माइक्रोब जो होता है वो हमारे लिए किस तरह से इस्तेमाल होता है। देखिए, माइक्रोब ऐसा नहीं है बेटा कि घर में ही केवल आप सेवा ले सकते हो उसका, नहीं। आप बड़ी बड़ी कंपनी आप बनाते हो, वहाँ इंडस्ट्री लेवल पर जाते हो तो वहाँ पे आपको क्या बनाना है, यहाँ पर हम ब्रीवर ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं जिसमें सैक्रोमाइसिस सेरेविसी होता है। हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसमें हम लोग करते हैं फर्मेंट करवाते हैं। किस चीज़ का फर्मेंट है? फर्मेंट माल्टेड जो सीरियल होते हैं, वो सीरियल मैंने जो मोटे अनाज होते हैं वो, उन लोगों को यूज़ करते हैं सीरियल का। और इसको हम करते हैं एंड ईस्ट जूस मैक फॉर अल्कोहल, यानी दोस्त हम लोग क्या करते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं माल्टेड सीरियल्स को, और यहाँ पर सीरियल्स और ईस्ट वगैरह क्या करते हैं, जूस बनाने के लिए जो है स्पेशली इनके जूस से अल्कोहल बनाने का काम करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आप एक टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, इस टेस्ट ट्यूब में आप एक फ्रूटी डाल लीजिए, फ्रूटी जाता है फ्रूट का जूस डाल दीजिए, उसमें थोड़ा सा आप ईस्ट डाल दीजिए पाउडर मार्केट से ला करके, और आप कुछ समय बाद आप देखोगे तो वो जो फ्रूट का जूस होगा वो अल्कोहल की तरह गंध करना शुरू कर देगा, क्योंकि वो ईस्ट ने उसमें पड़ चुका है, वो फर्मेंटेशन हो चुका है उसका। तो वही चीज़ इसमें बताया गया है। फिर देखेंगे इसमें भी कुछ ऐसे अल्कोहल होंगे जिसमें अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा कहीं कम होती है, जैसे डिस्टिलेशन हो गया, दैट मीन्स जैसे ब्रांडी है, जैसे विस्की है, ये सब हमारे लिए रम हो गया, ये अल्कोहल की जो लेवल है वो ज़्यादा होती है इसमें, ठीक है, नशा इसमें ज़्यादा होगा। पेनिसिलियम नोटेटम आप जान लीजिए कि यह एक एंटीबायोटिक हमारा होता है, जो कि एंटीबायोटिक्स मतलब समझ लीजिए कि अगेंस्ट, एंटी मतलब अगेंस्ट, बायोटिक्स मतलब लाइफ, किसी के जीवन यानी उसके लाइफ सपोर्ट को ख़त्म कर देता है, जो भी मतलब हमारे लिए नुकसान करता है उसको मार देता है, एंटीबायोटिक्स कहते हैं। पेनिसिलियम आप ध्यान रखिएगा सबसे पहला एंटीबायोटिक्स था। पेनिसिलियम एक सबसे पहला एंटीबायोटिक्स था जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले क्या किया था, जब वो स्टाफिलोकोकस जो है बैक्टीरियम, इसको जब ग्रो करा रहे थे, जो ध्यान रखना जो निमोनिया काज करता है, जब ग्रो करा रहे थे तो वहाँ देखा कि कुछ स्थानों पर जो स्टाफिलोकोकस है वो ग्रो नहीं कर पा रहा था। पता चला उस पर क्या जम गया, उस पर मोल्ड लग गया है। अब मोल्ड लग जाने की वजह से इनको लगने लगा यार तो वो कुछ तो केमिकल रिलीज करता था मोल्ड, जिसकी वजह से स्टाफिलोकोकस की ग्रोथ क्या हो गई, इनहिबिट हो गई, रुक गई, बंद हो गई। फिर उन्होंने सोचा कुछ है, पता करते हैं क्या है, यानी यह एक चांस डिस्कवरी थी, ये भी ध्यान रखना। चांस डिस्कवरी में इन्होंने पहला एक खोज किया था जिसके लिए फ्लेमिंग को, फ्लोरी को, इन लोगों को नोबेल प्राइज 1945 में दिया गया था। इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल वर्ल्ड वार सेकेंड में 1945 में अमेरिका के जो सैनिक थे उनके घावों को भरने के लिए, वाउंड हीलिंग के लिए, वहाँ पर हम इस वैक्सीन का इस्तेमाल करते थे। बहुत सारे ऐसे और भी वैक्सीन बेटे बनाए गए हैं किस प्रॉब्लम के लिए, जैसे प्लेग हो गया, जैसे ओपिंग हो गया, ओपिंग कफ, काली खांसी कहते हैं, डिप्थीरिया हो गया, जैसे लेप्रोसी हो गया। ये ऐसे रोग होते हैं जिनके लिए भी वैक्सीन ऑलरेडी डन है, बनाया जा चुका है, ये ध्यान रखना। अब आते हैं बात करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन ध्यान रखना कहाँ से बनाया गया है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेजिस से बनाया जाता है, नीमोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी से बनाया जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। फिर देखेंगे कुछ स्पेशल टाइप के एसिड बनाए जाते हैं, जैसे साइट्रिक एसिड किससे मिला है, एस्परजिलस नाइगर से, जो कि एक फंजाई है। एस्परजिलस नाइगर एक फंजाई है, वहाँ से हम लोग साइट्रिक एसिड बनाते हैं। एसिटिक एसिड जो बनाया जाता है एसिटोबैक्टर एसिटाई से, ये ध्यान रखना बैक्टीरिया है। फिर बनाते हैं ब्यूटारिक एसिड जो कि क्लास्ट्रोडियम ब्यूटालिकम से बनाया जाता है, जो कि बैक्टीरिया है। एंड लैक्टिक एसिड, जो कि लैक्टिक एसिड हमारा क्या करता है बेटा, यह एक लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से तैयार होता है, जो कि एक बैक्टीरिया होता है। ये समझ में आई बात। आप जानते हैं कि लिपिड को ब्रेक डाउन करने के लिए लाइपेज का इस्तेमाल करते हैं, तो लिपिज यूज़ होता है लिपिड को तोड़ने के लिए, लाइपेज एंजाइम, और साथ ही साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है डिटर्जेंट रिमूव द ऑयल स्टेन, इसके लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है पैक्टिनेज एंड प्रोटेज। पैक्टिन और प्रोटेज मतलब प्रोटीन, इसको स्पेशली तोड़ने फाड़ने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, और साथ ही साथ हम लोग इसका जो बोतल होता है जूस का, उस बोतल जूस को क्लियर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं।
फिर आता है बेटा स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस आप जानते हैं कि ये मैक होता है, क्या होता है मैक, स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज नाम के एंजाइम बनाए जाते हैं और जो यूज़ किए जाते हैं एज अ क्लॉट बस्टर के रूप में। यानी जो क्लॉट होता है, खून का थक्का होता है, उसको ख़त्म करने के लिए जो ब्लड वेसल्स में पाया जाता है, जो कि आने वाले समय में या कह लीजिए कि जो हार्ट अटैक के पेशेंट को एक संकेत देता है, उससे बचाने का एक अच्छा तरीका होता है, हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम दोस्तों एक फंजाई है, जो कि एक हमारे लिए क्या होता है, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल के रूप में जाना जाता है। और ये हमारे लिए क्या करता है, उस बायो एक्टिव मॉलिक्यूल का नाम होता है साइक्लोस्पोरिन ए। ये साइक्लोस्पोरिन ए होता है दोस्तों, जिसका यूज़ करते हैं इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के रूप में। तो इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होता है जो, जैसे क्या होता है, जब आप किसी के बॉडी पार्ट को ट्रांसप्लांट कराते हो ना, तो उसकी बॉडी को जब आप ट्रांसप्लांट कराते हो तो दूसरे बॉडी के अंग को अपने अंग में जोड़ते हो, उस समय हमारी इम्यूनोसप्रेसिव होना चाहिए, यानी हमारी बॉडी ये फील कर पाए, ये ना उसे लगने लगे कि ये बाहर का कोई अंग हमारे में जुड़ रहा है, नहीं तो वो तो बेकार हो जाएगा, रिएक्शन कर जाएगा। तो इसीलिए उसको इम्यूनोसप्रेसिव दे दिया जाता है, ताकि बॉडी को ये महसूस ना हो कि हाँ वो कहीं और का, वो उसी का हो, ये जानकारी मिले। उसको बोलते हैं कॉम्पेटेबिलिटी, यानी कॉम्पेटेबल हो जाना। जब कॉम्पेटेबल हो जाता है फाइनली, उसका हम देख सकते हैं कि उसमें इस्तेमाल किया जाता है। एक होता है मोनेस्कस परप्यूरियास। ये एक ईस्ट होता है जो स्टेन को यूज़ करता है, किस लिए, ब्लड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को, यानी ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू ज़्यादा है तो उसको कम करने के लिए हम लोग वहाँ पर मोनेस्कस परप्यूरियास नामक ईस्ट से स्टेन रेडी कर लेते हैं और इसका काम हो जाता है। क्या यहाँ तक बात समझ में आई बेटा? अगर आया है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बता देता हूँ। चलिए चलो बेटा आगे इसमें देखेंगे कि माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज मतलब हो गया म्युनिसिपल वेस्ट, जो भी वेस्ट निकलते हैं वो सारी चीज़ों को बेटा क्या होता है कि हम लोग एक जगह उसको डंप कर देते हैं। अब सवाल ये है कि क्या वेस्ट जो निकलते हैं, गली मोहल्ले म्युनिसिपल वेस्ट, या इन सारी चीज़ों को हम लोगों को ले, जिसमें बहुत सारे कह लीजिए कि माइक्रोब्स होते हैं और बहुत सारे हार्मफुल उसमें पार्ट पाए जाते हैं जो हमारे लिए, और साथ ही साथ जहाँ पर इसको हम डिस्चार्ज करते हैं वहाँ के माइक्रोब्स के लिए ये काफ़ी हार्मफुल होते हैं। So in fact we can say that कि before the discharging of the municipal waste or the sewage into the water bodies, हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं, यानी हम उसको किसी कह लीजिए कि तालाब में, रिवर में, ओशियन में छोड़ने से पहले उसको थोड़ा ट्रीटमेंट देना पड़ता है। उसी को हम बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, यानी एसटीपी के नाम से जानते हैं। यानी इसमें होगा क्या, इसको दो कह लीजिए पार्ट में हम लोग समझेंगे। जैसे प्राइमरी हो जाएगा, एक सेकेंडरी सेटलमेंट करते हैं, अर्थात इसमें हम लोग प्राइमरी इसको ट्रीटमेंट देंगे, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। प्राइमरी में सिर्फ बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं, कंक्रीट होते हैं, उन सबको सिर्फ हम लोग छान देते हैं, अलग कर देते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट बेटा बायोलॉजिकल क्यों कहा गया, क्योंकि उसमें बहुत सारे अब माइक्रोब एक्शन करना शुरू कर देंगे। कैसे, उसको एरेशन टैंक में लाएंगे, उसमें क्या है, स्लज क्या है, इन्फ्लुएंट क्या है, एक्टिवेटेड स्लज कब कहते हैं, ये सारी बातें हम लोग समझने वाले हैं। राइट, तो चलिए बहुत छोटे से टॉपिक हैं, जल्दी जल्दी समझते चलते हैं हम। जैसा कि आप देख पा रहे हैं भाई, लिखा है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। क्या होगा इसमें, देखो सिंपल बताइए कि सर ये जो सीवेज है ये हमारे लिए क्या है, म्युनिसिपल वेस्ट, यानी जो भी गंदगियां दोस्त निकले उसको हम क्या बोलते हैं, म्युनिसिपल वेस्ट, जिसमें आप समझ लीजिए बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर। अब ये ऑर्गेनिक मैटर जो हमारा है दोस्त, यही ऑर्गेनिक मैटर, और साथ ही साथ ध्यान रखना ऑर्गेनिक मैटर के साथ साथ नुकसान करने वाला क्या, डिजीज काजिंग माइक्रोब्स भी आपको मिल जाएंगे। यानी जो डिजीज करने वाले हैं माइक्रोब, वो सारी चीजें इसमें क्या हैं, अवेलेबल पड़ी हुई हैं। अब समझेंगे, क्या हम इसको डायरेक्ट डिस्चार्ज करेंगे, नहीं, हम इसको बोल देंगे यहां पे इट कैन नॉट डिस्चार्ज। हम इसको डिस्चार्ज कर सकते हैं, लेकिन हम इसको डिस्चार्ज नहीं करेंगे डायरेक्टली। इट कैन नॉट बी डिस्चार्ज, कहां पे बेटा, डायरेक्टली, किसी भी इनटू वाटर बॉडीज, वाटर बॉडीज,
यानी आप वाटर बॉडी में डिस्चार्ज करो, लेकिन फिर उसके पहले क्या करना है, उसके पहले आपको इसको एसटीपी करवाना पड़ेगा, एसटीपीएस अर्थात सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जैसे बेटा तुम देते हो ये तुरंत एक्शन में शुरू हो जाता है। और इस सिस्टम में हम देखेंगे कि ये जो एसटीपी होगा, सीवेज ट्रीटमेंट लगाएंगे, बहुत सारी बड़े बड़े इसमें प्लांट लगे होते हैं, उस प्लांट में इसको छानने का काम करते हैं। देखो क्या है, कैसे छानेंगे इसको यहीं पर समझते चलो। इसमें दोस्तों इस ट्रीटमेंट को दो प्रकार से ध्यान रखिएगा, एक प्राइमरी होता है और एक हमारा सेकेंडरी है ना, जिसको अभी आपने कहा था बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट चलता रहता है, सही है ना। आओ इसमें समझेंगे पहले हम लोग क्या है ये। देखो इसमें बेटा बहुत इजी है, एक सिस्टम ऐसे बना लीजिए इसे आप, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा और यहाँ पर आपको कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर दिखाऊंगा मैं इस तरह से, है ना। और यहाँ पर हम दिखाएंगे फिल्टर वाले भाग को, ये फिल्ट्रेशन। और यहाँ पर भैया हमारे पास पूरा का पूरा ये वाटर बॉडीज वाला जो पार्ट है, यानी कि ये सारे। देखो ये हमारा क्या है, बिग मैटर फिल्ट्रेशन, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला, इसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन। ये सब बेटा क्या होता है इसको बताओ इतना भाग। सर ये हमारा वाटर फॉर फर्दर ट्रीटमेंट, और इस ट्रीटमेंट के द्वारा बने उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट एफ्लुएंट कहते हैं यार, क्या प्राइमरी एफ्लुएंट। तो ये हमारे लिए प्राइमरी एफ्लुएंट कहा जाता है। तो छानने के बाद जो पानी का ऊपर का छिलछिला भाग बचता है, देखो वेस्ट जब नीचे चले गए, उस वेस्ट नीचे जाने के बाद जो भी छिलछिला भाग बचता है पानी का, उसी को प्राइमरी एफ्लुएंट कहते हैं। इसमें वेस्ट थोड़ा सा कम हो गया होगा, ये कहने का मतलब है, ठीक है। आइए सेकंड ट्रीटमेंट में देखेंगे भाई। अब हम इसको एरेशन टैंक में भेज देते हैं। हम इसको कहाँ भेजेंगे, एरेशन टैंक में। ये एरेशन टैंक में आता है। और बेटा जब ये एरेशन टैंक में आएगा तो फिर से आपके सामने कुछ ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। ये हमारे लिए क्या भैया, ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, यहाँ लिखो इसे, ये हमारे लिए सेकेंडरी ट्रीटमेंट है ये, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको कुछ ऐसे ऐसे दिखाई पड़ने वाले हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एयर पंप करेंगे, एयर पंप। भाई एरेशन टैंक क्यों कहा गया है, इसमें ऑक्सीजन डालिए और नीचे आप देखेंगे जब ऑक्सीजन पड़ेगा भाई, तो यहाँ पर आपको इस तरह का स्ट्रक्चर ऐसे दिखाई पड़ेगा। सवाल है कि ये होता क्या है, अभी आपको बताता हूँ मैं क्या है। और यहाँ पर अच्छा एक चीज़ यहाँ नहीं दिखाई मैंने, ये सेडिमेंट्री ग्रिड को नहीं दिखाई, ये वाला, ये इसको बोलते हैं सेडिमेंट्री ग्रिट। ग्रिट में क्या होता है, सॉयल होता है बेटा, और पीबल्स, पत्थर वगैरह जो होते हैं इसी में पाए जाते हैं। तो ये हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट हो गया। इसको एरेशन टैंक में भेज दिया जहाँ पर ऑक्सीजन मिलेगा। अब यहाँ पर देखा हमने एयर पंप करवा दिया, और साथ साथ यहाँ क्या मिलेगा ये चीज़ आपको देखना है। जैसे यहाँ पर ये देखेगा इसको, इस सिस्टम को यहाँ पर हमने इसको कांस्टेंट कर दिया। सो ड्यू टू कांस्टेंट एरेशन, अर्थात ऑक्सीजन को हमने कांस्टेंट कर दिया, ठीक है ना। एंड एजिटेशन, सवाल है सर एजिटेशन कहते हैं हिलाना, उसको सैकिंग करना, ऑक्सीजन को इसे घुमा देना, तो यहाँ लिख लो ब्रैकेट में शैकिंग, ठीक है ना। फिर यहाँ पर बेटा क्या बनेगा, जो फ्लॉक्स होते हैं, फ्लॉक्स मतलब क्या होता है, दैट इज द एक मेस लाइक स्ट्रक्चर बनता है भाई। किसका है इसमें, तो मेस लाइक स्ट्रक्चर यानी कि इसमें हम क्या बताएंगे, जिसमें हम फंजाई और प्लस बेटा बैक्टीरिया जो होता है ना, ये ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। तो फंजाई और बैक्टीरिया का जो घवंजा होता है बच्चा, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कि यह एक हमारा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम फ्लॉक के नाम से जानते हैं। फ्लॉक्स अभी आएगा भाई, इसको बहुत अच्छे से समझना, काम आएगा अभी आगे। तो ये हो गया फ्लॉक्स। अब क्या करेंगे, देखिए अब हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे वहाँ से प्रोसेस को, या यहीं पे देख लो अगर चाहिए, इस एरिया में बढ़ाएंगे इसको।
अब इस फ्लॉक्स क्या करेगा, ये जो फ्लॉक्स होता है फ्लॉक्स कंज्यूम्ड करेगा, फ्लॉक्स कंज्यूम्ड ऑर्गेनिक मैटर्स को, ठीक है ना, ऑर्गेनिक मैटर्स। और किसके ऑर्गेनिक मैटर्स को, वही जो इफ्लुएंट यहाँ निकला था, ऑफ एफ्लुएंट। अच्छा देखो इसमें अच्छी बात है, एफ्लुएंट ने तो पहले अपने आप को यहाँ से पानी छान वन करके जो पानी का ऊपर छिलछिला भागता है उसको एफ्लुएंट कह दिया। अब इस एफ्लुएंट में वेस्ट होगा, कम होगा, लेकिन अब इस एफ्लुएंट के अंदर भी जो बचे हुए वेस्ट है उसको खा लेगा, अर्थात जब इसको खा लेगा तो हमारा बीओडी क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, बीओडी हमारा कम, यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होती है वो कम हो जाएगी। देखो कहीं पर अगर बीओडी ज़्यादा लग रहा है तो ध्यान रखना कि वो पानी बड़ा गंदा है, गंदगी जो है पानी के अंदर उसको खाने के लिए ही बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हमको देना पड़ता है। तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए हमको, या तो अगर बीओडी ज़्यादा है यानी आपके पानी में बहुत गंदगी है, बीओडी कम लग रहा है मतलब पानी अब साफ़ हो रहा है, तो एफ्लुएंट अब और साफ़ हो गया, बीओडी की वैल्यू और हमने डाउन कर दिया यहाँ पर। तो ये चीज़ें बेटा हमको समझना है कि इस तरह होती है। अब हम क्या करेंगे, उसको आगे भेज देंगे, ठीक है ना। अब हम उसको बेटा क्या करेंगे, अब वाटर हमारा थोड़ा सा क्लीन हो गया होगा, तो यहाँ लिखो इसे, जो वाटर होगा थोड़ा बहुत बिकम क्लीन, ठीक है ना, क्लीन हुआ। और फाइनली हम देखेंगे भाई कि इसको हम कहाँ भेजेंगे। देखो अब ये फिर से यहाँ पहुँच गया, ये है ना, ये पहुँच गया, और यहाँ पर हम इसको बोलेंगे सेटलिंग टैंक, सेटलिंग टैंक, ये हमारा सेटलिंग टैंक होता है। और नीचे आप देख सकते हैं किस तरह से ये हमारा ये फ्लॉक्स जो होता है, जिसमें आपने देखा था फंगस और बैक्टीरिया का ग्रुप, ये फ्लॉक्स यहाँ पर आकर के बेटा हमारा सेटल हो जाता है, फ्लॉक्स यहाँ पर सेटल हो जाता है। ये बात समझ में आई। तो ये हमारा वहाँ से जो प्रोसेस था, ये एफ्लुएंट किस तरह से यहाँ आया, तो ये हमारा बेटा क्या हो जाता है, ये पूरा का पूरा यहाँ पर प्राइमरी एफ्लुएंट, यहाँ पर प्राइमरी जो हमारा एफ्लुएंट होता है ये हमारा कहाँ पर आ गया, इन सेटलिंग टैंक में। क्लियर है बात। अब हम क्या करेंगे, जब इसमें आएगा तब इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा एक्टिवेटेड, देखो इसी को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं, है ना, एक्टिवेटेड स्लज होता है। और अब हम इस पूरे के पूरे सिस्टम में देखेंगे, ये सिस्टम में कि फ्लॉक्स जो होता है, फ्लॉक्स डाइजेस्टेड बाई किसके द्वारा, यहाँ लिख लो इसे, फ्लॉक्स डाइजेस्टेड बाई बहुत सारे जो एरोबिक हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो हमारे एनारोबिक लिखो यहाँ पर, बाई एनरोबिक, यानी बहुत सारे जो एनरोब्स बैक्टीरिया होंगे वो उसको क्या करेंगे, फ्लॉक्स उसको डाइजेस्ट कर लिया जाएगा। तो अब फ्लॉक को खाने की तैयारी हो गई है, ये सारे एनरोबिक बैक्टीरिया आएंगे और फ्लॉक को बिल्कुल साफ़ कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, थोड़ा बहुत हमारे पास क्लियरिटी और दी जाएगी। तो यही ट्रीटमेंट है दोस्त, इसी को हम लोग कहते हैं सिस्टम को, ठीक है। ये बात क्लियर है सबको। इतना हिस्सा मुझे लगता है कि एक चार्ट के थ्रू आपने क्लियर समझ लिया कि हाँ होता क्या है इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। तो ये हमने देखा प्राइमरी को, सेकेंडरी के द्वारा कैसे फ्लॉक्स बने हैं, कैसे एफ्लुएंट बने हैं, इस फ्लॉक्स को किस तरह से, अच्छा देखो इस फ्लॉक्स को दोबारा भी हम लाते हैं, कैसे लाएंगे इसको जानने के लिए पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको लिख के बता देता हूँ। चलो भैया अब आगे इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात समझेंगे। इसमें देखिए दिया है कि व्हेन द फ्लॉक सेटल इन द सेटलिंग टैंक, जब फ्लॉक को सेटलिंग टैंक में क्या करते हैं, सेटल कर देते हैं, तो ये एक्टिवेटेड स्लज फॉर्मेट में आ जाता है। जो दो तरीके से काम किया जाएगा, पहला एक तो लार्ज जो हमारा कह लीजिए अमाउंट में सेंड कर दिया जाता है, कहाँ पर, एनारोबिक स्लज में, और वहीं एनरोबिक स्लज डाइजेस्टर में आप आएंगे, वेयर आप मिलेगा क्या, एनरोबिक बैक्टीरिया बहुत सारे होंगे जो ईट कर लेंगे किसको, फ्लॉक्स को, जो कि क्या फंगस और बैक्टीरिया का गुच्छा था, मिस था। ड्यू टू फेवरेबल कंडीशन, एक फेवरेबल कंडीशन आने के बाद दोस्तों उसमें से कुछ गैसेस निकलती हैं, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया,
जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जैसे मीथेन हो गया। इन सभी गैसों का मिक्सचर जब बन जाता है तब इसी का बायोगैस कहा जाता है। एंड फाइनली हम देखेंगे कुछ पार्ट हमारा एक्टिवेटेड स्लज को हम क्या करते हैं, सेंड बैक कर देते हैं टू द एरेशन टैंक में, दोबारा डाल देते हैं और टू बी यूज्ड एज द इनाकुलम, और फिर से उसको इनाकुलम की तरह यूज़ कर लिया जाता है। फिर समझेंगे बीओडी क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, जितने अमाउंट में ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है क्या करने के लिए, कंज्यूम्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के कंज्यूम्ड के लिए, टू ऑक्सीडाइज द ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर यानी वेस्ट को तोड़ने के लिए जितने अमाउंट में आपको ऑक्सीजन 1 लीटर पानी में चाहिए होता है उसी को बीओडी के नाम से जाना जाता है। अगर ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है तो बीओडी ज़्यादा खर्च होगा और इसका वाइस वर्सा आप समझ गए होंगे, राइट। ओके, आइए फिर देखिए इसके लिए दोस्त कई सारे मिनिस्ट्री इन्वायरमेंट के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं, प्लानिंग की जाती हैं, जैसे कि गंगा योजना प्लान है, गंगा प्लान हो गया 1985 में दिया गया, यमुना एक्शन प्लान है, ये सब प्लान चलाए जाते हैं जिससे हम पानी को क्या कर सकें, साफ सफाई कर सकें। आता है जो बायोगैस का प्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, तो देखिए बायोगैस मीन्स होता है मिक्सचर ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द गैसेस, मोस्टली मीथेन गैस इज टू मच, जो प्रोड्यूस्ड किए जाते हैं कुछ स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया के द्वारा जिसका मिथेनोजन नाम होता है। और ये स्पेशली ये बैक्टीरिया जो है मिथेनोबैक्टर जो होता है, ये बैक्टीरियम जो है ग्रो करता है, कहाँ पर करेगा, ये एनारोबिक कंडीशन में अपने आप को ग्रो करता है, स्पेशली ऑन द सेलुलोजिक मैटर पर, जिसमें सेलुलोज होता है, घास वगैरह में अब ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ से जो गैसेस होती हैं, मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गया, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में दोस्त निकलते हैं। एंड मोस्टली याद रखिएगा जो जानवर होते हैं उनके गट ऑफ रिमिनेंट्स में यहाँ पर पाए जाते हैं, और जब वो भोजन करते हैं और इनकी गोबर में भी होता है गोबर गैस जिसको कहा जाता है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। क्या करते हैं इस सिस्टम को बनाने के लिए बायोगैस को एक बहुत बड़ा हम लोग क्या करते हैं 10 से 15 फीट का एक कंक्रीट टैंक का इस्तेमाल करते हैं। जो कंक्रीट टैंक हमारा क्या करता है उसके अंदर हम गोबर और पानी का लिक्विड भर देते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको कहते हैं गोबर स्लरी कहा जाता है। पानी और गोबर के मिक्सचर को गोबर स्लरी कहते हैं। फिर आप देखेंगे इस पर एक फ्लोटिंग कवर लगा रहता है और वह फ्लोटिंग कवर राइजअप ऊपर उठता है क्योंकि उसके अंदर एक प्रेशर एग्जिस्ट होता है नीचे साइड से, और वह जो प्रेशर एग्जिस्ट होता है उसमें गैसेस जो होती हैं उस गैस के प्रोड्यूस से होता है इस टैंक में, ठीक है। फिर देखेंगे इसमें 2 आउटपुट लगे होते हैं। एक तो हमारा जो आउटलेट लगा होता है पाइप नंबर 1 जिसका इस्तेमाल होता है कि वो सप्लाई करेगा बायोगैस को, जो इस्तेमाल कर लिया जाता है कुकिंग और लाइटिंग के लिए जाना जाता है। एंड सेकंड जो आउटलेट हमारा होगा वो यूज़ किया जाता है फॉर द स्पेंट स्लरी, वो जो स्लरी खर्च हो चुके हैं पानी और गोबर के बीच का जो मिक्सचर था, अब उनको खर्च होने के बाद उसको कहीं ना कहीं तो हटाना है ना, तो उसको हटाने का रास्ता ये है। अब कहाँ जाएगा वो, तो याद रखिएगा ये खेतों में यूज़ कर लिया जाता है, एज अ फर्टिलाइजर के रूप में जाना जाता है। इसके लिए 2 संस्थाएं हैं, IARI है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और दूसरा है खाड़ी विलेज एंड इंडस्ट्रियल कमीशन KVIC, ठीक है। चलिए इसके शॉर्ट लीजिए फिर आगे बताता हूँ। चलिए दोस्तों इसमें आगे देख लेते हैं। अब 2 टॉपिक छोटे छोटे हैं। देखिए एक हमारा है बायो कंट्रोल एजेंट है और एक बायो फर्टिलाइजर है। दोनों में बहुत ईजी है। आप बताइए बायो कंट्रोल एजेंट में क्या होता है दोस्त। इसमें देखिए स्पेशली जान रखिएगा आज के समय में हम जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका इस्तेमाल हम खेतों में करते हैं, तो जो हमारा जो टारगेट होता है इंसेक्ट उसको मारने के अलावा नॉन टारगेट भी मर जाता है। तो हम लोग सोचते हैं कि क्यों ना हम इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना बंद कर दें, और इस क्योंकि ये हमारे लिए हार्मफुल है, पोल्यूशन काज करता है, हम लोग क्या करेंगे किसी एक ऐसे ऑर्गेनिज्म का यूज़ करेंगे जो ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या करे, ईट कर ले, खा ले, जिससे ना नुकसान ना पोल्यूशन ना कोई ना इंसेक्टिव ना पेस्टिक कुछ नहीं चाहिए, और बहुत ही अच्छे लेवल से वो अच्छे से तैयार भी हो जाएगा। तो साइंटिस्टों ने कहा कि हम बायो कंट्रोल एजेंट का यूज़ करेंगे। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे का शिकार कर लेता है, इससे इकोसिस्टम बैलेंस भी रहता है। क्या होता है, लेडी बर्ड बीटल ये एफिड्स को खा लेती है। ड्रैगन फ्लाई अगर खेतों में नुकसान करे तो इसके मास्कीटो को नुकसान कर रहा है तो ड्रैगन फ्लाइज को खा लेगा। बैसिलस thuringiensis ये एक बैक्टीरिया होता है बेटा जो हमें बहुत अच्छी नस्ल के पौधों को भी अच्छा करने में मदद करती है और उसको बेहतर तरीके से तैयार करती है। स्पेशली ये बटरफ्लाई कैटरपिलर के लिए इस्तेमाल होता है। ये हम लोग स्प्रे करते हैं, छिड़काव कर देते हैं अच्छे से फसलों के खेतों में, यानी जैसे ब्रेसिका के जो फ्रूट ट्री होता है वहाँ पर भी स्प्रे कर देने से जो माइक्रोब्स उस पर लगे हैं बटर वगैरह कैटरपिलर उसको मर जाते हैं, ठीक है। फिर आता है ट्राइकोडर्मा जो कि एक फंगस होता है बेटा, ध्यान रखिएगा ये फ्री रूट इकोसिस्टम होता है, नहीं रूट में ज़्यादातर पाए जाते हैं। एंड बकोलोवायरस
क्या होता है, यह अटैक करता है इंसेक्ट एंड आर्थ्रोपोड्स के ऊपर। फाइनली ये आईपीएम जानते होंगे कि इंटीग्रेटेड पेस्ट हमारा जो मैनेजमेंट होता है ये हमारे लिए इस्तेमाल किया जाता है बेटा, जिसको जान के कि यह एक बायोलॉजिकल, केमिकल और कल्चरल मेथड द्वारा ये कंट्रोल करता है, किसी भी प्लांट को नुकसान होने से, माइक्रोब से बचा लेता है, इंसेक्ट से। ठीक है, अगला देखेंगे बायो फर्टिलाइजर। आप जानते हैं खेतों में हम किस तरह फर्टिलाइज का यूज़ करते हैं, खाद का इस्तेमाल करते हैं। आज के समय में आप जानते हैं कि यह एक इनरिच न्यूट्रिएंट होता है, जिसमें स्पेशली साइनोबैक्टीरिया का इस्तेमाल, ब्लू ग्रीन एल्गी आप जानते होंगे, जिसमें राइजोबियम बैक्टीरिया, दलहनी फसल जो होती है, लेग्यूम प्लांट्स, उसमें ज़्यादातर ये पाए जाते हैं। उनकी जड़ों में नाइट्रोजन फिक्स करते हैं और रहते भी हैं। एजोस्पाइरलम एंड एजोबैक्टर, ये दोनों ध्यान रखिएगा। एजोटोबैक्टर ये क्या करते हैं, फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करने में इस्तेमाल होते हैं। एंड माइकोराइज आप जान लीजिए कि ये ग्रुप है, एक जड़ों के बीच का कॉम्बिनेशन है, किसके बीच में, फंगस के बीच में, और रूट जो होता है हायर प्लांट उनके बीच का होता है। रूट कौन सा, स्पेशली ध्यान रखिएगा, ग्लोमस एंड रूट ऑफ हायर प्लांट के बीच में ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। साइनोबैक्टीरिया या बीजीए जिसको कहते हैं, अजोला जानते हैं कि जो खेत होती है पैडी की, वहाँ पर ये ज़्यादा मात्रा में होते हैं। एंड ये ऑटोट्रॉफिक नाइट्रोजन फिक्सर भी होते हैं। और याद रखिएगा जैसे कि स्पेशली इसमें एनावीना होता है, नॉस्टॉक होता है, ऑसिलेटोरिया होता है। तो ये दोस्तों जितनी भी चीज़ें आपके सामने दिखाई गई है, इसमें कहीं ना कहीं ये हमारे लिए, किसानों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। हमारी प्रोडक्टिविटी को अच्छे तरीके से बनाता है, बढ़ाता है और अच्छा खासा आपको अर्न करा देता है। तो ये जो चैप्टर था, कुल मिला करके ध्यान रखिएगा, माइक्रोब्स हमारे लिए इस्तेमाल होते हैं, हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, ये जानने का पूरा उद्देश्य इस चैप्टर में था, जो मैंने आपके सामने एक बहुत ही सूक्ष्म कह लीजिए कि समय में इस चैप्टर को मैंने ख़त्म किया है। और उम्मीद करता हूँ कि थोड़ी बहुत बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आप इसको पढ़िएगा और कोई अगर डाउट होता तो आप ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, थैंक यू सो मच। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।